जब जब छात्रों को समस्याएं हैं या कोई दिक्कत आई है, कोई परेशानी आई है, तो लगातार एनएसयूआई उनके कंधों के साथ कंधा मिला के उनकी आवाज़ हमेशा सरकार के सामने, प्रशासन के सामने बुलंद कर लेकर हमने हरियाणा सरकार को 3 बार माननीय उच्च न्यायालय में घसीटा और हरियाणा सरकार के जो छात्र विरोधी फैसले थे उन्हें वापस करवाया और हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट कराया। दुष्यंत चौटाला ने 1-2 दिन का पूरा मीडिया के अंदर बड़ा बड़ा अनाउंस करके वाहवाही लूटने का काम किया। ये बेसिकली बिल्कुल ही सिर्फ कागजों पे लागू होने वाला कानून। तो सबसे पहला सवाल तो दुष्यंत चौटाला जी से हमारा ये बनता है कि आप ये बताओ कि आपकी सरकार आने के बाद ऐसी कितनी नई एमएनसीज या कितनी ऐसी बड़ी कंपनियां जो आप सरकार में लेके आए हो ताकि उसकी हम उम्मीद कर सकें, उसकी प्रोजेक्शन लगा सकें कि 4 साल में इतनी कंपनियां आएंगी। आप दुष्यंत चौटाला जिसकी प्रोजेक्शन 2019 में दिखाते थे कि दुष्यंत चौटाला आएगा तो हरियाणा से बेरोजगारी गायब हो जाएगी, क्या आज बेरोजगारी गायब हुई? इस समय सबसे बड़ा जो चैलेंज है सरकार के सामने, हमारे सामने, वो है बेरोजगारी का। ये लोकतंत्र की हत्या उस दिन कहाँ गई थी जब पीपली के अंदर किसानों के साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। स्वागत है आप सभी का टीवी हरियाणा में। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, जिसे एनएसयूआई भी कहते हैं, आज 9 अप्रैल को उसका स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 51 वर्ष पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसकी नींव रखी थी। हमारे साथ आज मौजूद है दिव्यांशु, जो कि हरियाणा के एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे एनएसयूआई के बारे में डिटेल से। दिव्यांशु, आज एनएसयूआई की जो स्थिति है हरियाणा के अंदर, या क्या आप लोगों ने किए हैं और क्या स्थिति है आज छात्रों की, उसके बारे में आप हमें बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी छात्र आज आपसे जुड़े हुए हैं उन सभी को एनएसयूआई के 51वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज से 50 साल पहले 9 अप्रैल 1971 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और हरियाणा के अंदर मुझे पदभार संभाले लगभग 3 साल हो चुके हैं। और जब से मैंने पदभार संभाला उसके बाद से ही हमारे ज़िले के अंदर इकाई हैं, हमारी विश्वविद्यालय के अंदर इकाई हैं, हमारी कॉलेजेस के अंदर इकाई हैं और लगातार हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। और जिस प्रकार से पिछले काफ़ी समय से जब जब छात्रों को समस्याएं हैं या कोई दिक्कत आई है, कोई परेशानी आई है, तो लगातार एनएसयूआई उनके कंधों के साथ कंधा मिला के उनकी आवाज़ हमेशा सरकार के सामने, प्रशासन के सामने बुलंद करती रही। दिव्यांशु, पिछले दिनों ये भी देखा गया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराने को लेके भी एनएसयूआई ने आवाज़ उठाई थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने उस पर काम किया। क्या थे वो पूरा संज्ञान? देखिए, कोविड के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ जो आ रही थी वो एग्ज़ाम्स को लेकर आ रही थी, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ऑफलाइन ले रही थी तो किसी ने पार्शल ऑनलाइन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। तो इसको लेकर हमने हरियाणा सरकार की जो नोटिफिकेशंस थी उसको लेकर हमने हरियाणा सरकार को 3 बार माननीय उच्च न्यायालय में घसीटा और हरियाणा सरकार के जो छात्र विरोधी फैसले थे उन्हें वापस करवाया और हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट कराया, क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे। एनएसयूआई वैसे परीक्षा ना देने के जो है पक्ष में कभी नहीं थी, परंतु जब हालात ऐसे थे कि लॉकडाउन लगा हुआ था और ऐसे हालात में जब सरकारी जो डिपार्टमेंट्स थे गवर्नमेंट के वो तक बंद थे, तो ऐसे हालात में हम छात्रों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसलिए एनएसयूआई ने एक बड़ा आंदोलन चलाया और जिसका रिजल्ट भी हुआ कि सभी छात्रों को पहले तो प्रमोट किया गया और अगले सेमेस्टर में उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से हुई। आगे जो है एनएसयूआई छात्रों के लिए क्या करने वाला है? जैसे कि अभी एक सरकार द्वारा 75% जो है रिजर्वेशन युवाओं के लिए हरियाणा में रखा गया, उसको किस तरीके से देखते हैं, या एनएसयूआई उसको किस तरीके से आगे उसको यूटिलाइज करने वाला है? देखिए, पहले भी हमने इस जो झूठा 75% आरक्षण का जो ये दुष्यंत चौटाला ने 1-2 दिन का पूरा मीडिया के अंदर बड़ा बड़ा अनाउंस करके वाहवाही लूटने का काम किया, ये बेसिकली बिल्कुल ही सिर्फ कागजों पे लागू होने वाला कानून है। हमने पहले भी ये बोला था कि इस कानून के अंतर्गत पहले तो सिर्फ कंपनीज आती हैं जो नई कंपनीज आएंगी हमारे प्रदेश के अंदर। तो सबसे पहला सवाल तो दुष्यंत चौटाला जी से हमारा ये बनता है कि आप ये बताओ कि आपकी सरकार आने के बाद ऐसी कितनी नई एमएनसीज या कितनी ऐसी बड़ी कंपनियां जो आप सरकार में लेके आए हो ताकि उसकी हम उम्मीद कर सकें, उसकी प्रोजेक्शन लगा सकें कि 4 साल में इतनी कंपनी आएंगी। उसके बावजूद जो पिछले कुछ दिनों में सुनने में आया कि कुछ नई कंपनीज जो हरियाणा में अभी रिसेंटली पीछे 3-4 सालों में कहीं एस्टेब्लिश हुई थी, वो इस कानून में जिस प्रकार के इन्होंने जो लागू किए हैं उसके बाद वो कंपनीज नोएडा या किसी और जगह जाने को जो है तैयार हैं, वो शिफ्ट हो रही हैं। और उसके बाद जब ये चीज़ें सरकार के सामने आई तो माननीय खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ने ये बोल दिया कि सिर्फ 20 से 25 हज़ार की नौकरी, जो एक क्लर्क की नौकरी या चपड़ासी की नौकरी, वो सिर्फ हरियाणा का जो है युवा करेगा। तो हरियाणा का युवा अगर चपड़ासी और क्लर्क ही आपने लगाना है तो आप ये फिर 75% आरक्षण का जो ये ढिंडोरा आप क्यों पिट रहे हो? फिर आप क्यों बिना बात का इतनी सरकारी मंत्र यूज़ कर रहे हो, सरकारी तंत्र यूज़ कर रहे हो? एक चपड़ासी अगर 12,000 की नौकरी करेगा तो वो यूपी बिहार से आके थोड़ा ना हरियाणा में करेगा,
उसका गुजारा ही नहीं है 12,000 की नौकरी में, वो तो ऑटोमेटिकली लोकल आदमी करेगा। तो ये कानून बिल्कुल ग्राउंड स्तर पर जीरो है, विफल है, और सरकार जो ये अपनी सफलता बता रही है, ये मैं कहूँगा सरकार की विफलता है। आज आप हरियाणा में जो छात्रों की स्थिति है, या किस तरह की स्किल डेवलपमेंट उनके लिए होनी चाहिए, या क्या एनएसयूआई के अपना क्या है कि वो क्या छात्रों के लिए कर रही है? जैसे जो दिग्विजय चौटाला है, उन्होंने जो इनसो के उन्होंने कहा था कि हरियाणा के जो छात्र हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में और मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिखा था। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हरियाणा के युवाओं का हक आप पंजाब यूनिवर्सिटी में मांग रहे हैं, हम बिल्कुल इस बात को आपकी ठीक कहते हैं, पर आप अपने प्रदेश के हालात तो देखिए। आप दुष्यंत चौटाला, जिसकी प्रोजेक्शन 2019 में दिखाते थे कि दुष्यंत चौटाला आएगा तो हरियाणा से बेरोजगारी गायब हो जाएगी, क्या आज बेरोजगारी गायब हुई? दुष्यंत चौटाला आएगा तो स्कूलों कॉलेजों के हालात सुधर जाएंगे, क्या उनके हालात सुधरे? इतने स्कूल्स तो इस गवर्नमेंट ने आने के बाद बंद कर दिए हैं। आज हरियाणा के अंदर जो एनएसयूआई के तौर पर, या मैं जो पर्सनली देखता हूँ, इस समय सबसे बड़ा जो चैलेंज है सरकार के सामने, हमारे सामने, वो है बेरोजगारी का। आज पूरे देश में हरियाणा 1 नंबर पर है बेरोजगारी की दर में। इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद, हमारी ज्योग्राफिकल पोजीशन हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक बैठे हैं, उसके बावजूद हमारे पास रोजगार के साधन नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, सरकार की नीयत नहीं है कि वो युवाओं को रोजगार प्रदान कर सके। और जो लोग सरकार में आने से पहले मनोहर लाल खट्टर जी को पानी भर भर के कोसते थे, आज वो लोग उनकी गोदी में बैठे हैं, और वो लोग लोगों के सामने आके जवाब नहीं दे रहे हैं कि क्यों उनके राज में आने के बावजूद आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। तो मुझे लगता है कि सरकार के सामने और हमारे समाज के सामने, हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज हरियाणा के अंदर बेरोजगारी है। दिव्यांशु, पिछले दिनों जो भी हरियाणा के अंदर हो रहा है, जिस तरह से भाजपा या जेजेपी के विधायक या मंत्री जिस तरीके से जा रहे हैं, उनका बहिष्कार हो रहा है, और इसको जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या एक तरीके से बताई जा रही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये लोकतंत्र की हत्या उस दिन कहाँ गई थी जब पीपली के अंदर किसानों के साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। जब पहली बार ये आंदोलन पीपली में उठा था, उस दिन मुझे याद है कि किसान कोई सड़क नहीं रोक रहे थे, किसान सिर्फ एक मंडी में इकट्ठा होकर अपना रैली करना चाह रहे थे, पर सरकार ने जबरन हरियाणा में अलग अलग जगह नाके लगाकर उन्हें रोकना चाहा। आज जब वही किसान इन एमएलएस को रोक रहे हैं तो इन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। आज इन्हें अपना लोकतंत्र याद आ रहा है। उस दिन अनिल विज साहब कहाँ गए थे? अनिल विज साहब ने उस दिन बोला कि अगर किसी को प्रदर्शन करना है तो बीजेपी के 200 मीटर दूर जाके प्रदर्शन करें प्रोग्राम के। तो आप मुझे ये बताइए कि जब पंजाब से और हरियाणा से उठकर किसान शांतिपूर्वक दिल्ली जा रहा था, तो आपने क्यों सरकारी जो है मशीनरी उपयोग कर कर गड्ढे खुदवाकर उन्हें रोकना चाहा? आज जब वो किसान आपका रास्ता रोक रहा है तो आज आपको लोकतंत्र के जाप याद आ रहे हैं। तो ये जैसा सरकार ने करा है वैसा ही यह सरकार भर रही है। जो किसान इनका विरोध कर रहे हैं, इनको अपने गृह क्षेत्र में नहीं बढ़ने दे रहे, इनको ये समझना चाहिए कि ये जो कानून, ये जो कह रहे हैं कि हम किसानों के हित के लिए लाए हैं, ये सख्त तौर पर, साफ तौर पर जो है किसानों के विरुद्ध हैं। इसलिए ये किसान इतने समय से बॉर्डर पर बैठा है और 300 से ज़्यादा किसान इसमें अपनी आहुति दे चुके हैं। सरकार ये कह रही है कि जो असली जो किसान है इस वक्त वो अपनी फसल को बेच रहा है और डायरेक्ट जो है उनको पेमेंट भी मिल रही है। और एक चीज़ और सरकार ने कही है कि जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो किसान है ही नहीं, असली किसान तो खेतों में काम कर रहा है। और दूसरा, अब एक आपने देखा होगा पिछले दिनों विधानसभा में एक बिल पारित हुआ है, संपत्ति क्षति विधेयक जिसको कहा गया है, जिसमें किसी भी तरीके की संपत्ति सरकारी नुकसान होता है तो उसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर हालात अब ऐसे बनते जा रहे हैं जैसे रशिया के अंदर हालात थे। आज लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा खतरा इस बीजेपी सरकार ने लाद दिया है। ये ऐसा विधेयक, ऐसा कानून ये लोग लेके आए हैं जिसमें आदमी को प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। ये कानून ये कहता है कि अगर प्रदर्शन के दौरान किसी संपत्ति का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई वो आदमी करेगा। ये सरकार एक डर का माहौल हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बनाना चाहती है। जिस प्रकार से रशिया के अंदर लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का हक नहीं था, ये तो आप जैसे कुछ मीडिया के लोग हैं जो लोग हमारी आवाज़, इस लोगों की आवाज़ जो है सामने दिखाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर मीडिया हाउसेस आज के समय इस सरकार की गोदी में बैठ चुके हैं। और जैसे रशिया के अंदर एक लोकतंत्र को कब्जे में करने का काम उन्होंने किया था, उसी राह पर ये सरकार, ये मोदी सरकार, ये खट्टर सरकार चलने को आतुर है। सरकार ने कहा है कि जो इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे या जो विधायकों के साथ या इस तरीके की जो बदतमीजी करी जाएगी उसको पुलिस अपने आप निपट लेगी। तो क्या लगता है कि अब जो है खाकी की जो सेवा है वो खाकी करने वाली है? आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो पुलिस प्रशासन आज से पहले हमने सुना था कि लोगों की सेवा करता है, लोगों की सुरक्षा करता है, अब बीजेपी सरकार और जेजेपी और दुष्यंत चौटाला की सरकार में हालात ऐसे हो गए हैं
किन लोगों को अपने एमएलएस को बचाना पड़ रहा है, अपने एमएलएस की सुरक्षा करनी पड़ रही है। आज एसएचओ अपने थाने में नहीं बैठता, अपने एरिया का दौरा नहीं करता, बल्कि उसके एरिया में जो विधायक या बीजेपी का कोई नेता या जेजेपी का कोई नेता है, उसकी कोठी के आसपास उन्होंने जो है घेराबंदी कर रखी है ताकि लोग उनके घर में ना बढ़ें। तो ये तो हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा सुना है जो हरियाणा के अंदर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एनएसयूआई हरियाणा के अध्यक्ष दिव्यांशु, जिन्होंने अपनी बातों को खुलकर आपके सामने रखा है। टीवी हरियाणा के लिए खुशबू ने।